फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, मतलब जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है? तो फॉर्मेट अगर हम देखें तो पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, टोटल है। बेसिस जो हमने वो टेबल बनाया था वो बेसिस, टोटल है। और फिर ये एग्जांपल लिया है मैंने कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट में 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, डी और ई। ठीक है? अब देखो फर्स्ट क्या लिखा है पर्टिकुलर्स में, डायरेक्ट कॉस्ट। तो जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है? अब डायरेक्ट कॉस्ट है, इसका मतलब आपको पता है कि वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करेगा। तो जब आपको डिपार्टमेंट पता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलोकेशन। इसीलिए हमने बेसिस में एलोकेटेड लिख दिया। ठीक? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ भी अमाउंट नहीं लिखना है। ABC के नीचे डायरेक्ट कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट कॉस्ट थी, वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। कॉस्ट शीट में हम वो कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने ओवरहेड में उसको नहीं लिया। अदरवाइज़ वो डबल ट्रांज़ैक्शन या डबल एंट्री एक तरीके से आप कह सकते हो, वो हो जाता। तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड में नहीं लेंगे। ठीक है? डायरेक्ट कॉस्ट तो वैसे भी नहीं आती है, ओवरहेड में आती हैं आपकी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है। अब सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट अभी वीडियो में बताया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करता है, वो डायरेक्ट फिनिश्ड गुड नहीं बना रहा है। ठीक है? तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट है, अगर हम उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो बिज़नेस के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है? बिज़नेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कौन-सी होंगी? जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली आपको दिख रही हैं। वो बिज़नेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती हैं। तो वो हमने कॉस्ट शीट में कवर अप कर लिया, इसलिए हम ओवरहेड में नहीं लिखेंगे दोबारा से। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसकी कॉस्ट आपके फिनिश्ड गुड में डायरेक्टली नहीं दिखती, तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है? तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन बिज़नेस के लिए वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम उसकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जितनी भी कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी डायरेक्ट कॉस्ट, वो आप लिख दोगे। अगर अलग-अलग करके लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो आपको अलग-अलग करके लिखना है। अब आते हैं एलोकेटेड ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स मतलब अगर कोई और ऐसे ओवरहेड्स दिए हैं जो कि आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उनका नाम लिख दोगे, आगे एलोकेटेड लिख दोगे और सारा अमाउंट लिख दोगे। ठीक है? फिर आपके आते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। अब ये वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको अपोर्शन करना है। जैसे हमने ये टेबल में देखा था, मैं थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर जाते हैं दोबारा से पुराने वाले नोट्स पे। ये जो हमारे थे ओवरहेड्स, ठीक है? ये आपके कॉमन एक्सपेंसेस हैं। तो क्वेश्चन में अगर दिया है रेंट, तो वो कॉमन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा है या सिर्फ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखा है। फैक्ट्री बिल्डिंग का है या फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है, वो नहीं लिखा है। तो उस केस में आप उसको फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का कंसिडर करोगे, बिल्डिंग का कंसिडर नहीं करोगे। अगर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा तो वो आपको लिखा होगा, नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी का है। ठीक है? तो ये आपके कॉमन एक्सपेंसेस हैं। तो अभी हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं वापस। ठीक है?
तो कॉमन एक्सपेंसेस, जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं, और आप किस बेसिस पे उसको डिवाइड कर रहे हो, अपोर्शन्ड नहीं लिखना है। ये तो मैंने कॉमन लिख दिया फॉर्मेट में, आप अपोर्शन्ड नहीं लिखोगे, ठीक है? अगर आपका सपोज़ लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग, तो उसका बेसिस हो जाएगा लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे वो बेसिस लिखने हैं जो हमने पहले की क्लासेस में फॉर्मेट में वो टेबल में, बेसिस के टेबल में देखा था, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे अब जितना भी, जैसे समझो कि जैसे मैंने लाइटिंग का बताया, लाइटिंग का जो बेसिस है वो लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हर एक डिपार्टमेंट का लाइट पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसके बेसिस पे आपको डिवीजन करना है, ठीक है? क्वेश्चन अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब इसका जो टोटल आप करोगे, देखो ये वाला जो पहला हुआ, ये जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट से लेके यहाँ तक जो डिवीजन किया और फिर उसका टोटल कर दिया, ए बी सी डी ई में सारा टोटल आ गया, ये है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी तक हम स्टेप्स कर रहे थे, तो जो उसमें सेकंड स्टेप था डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो है ये वाला जो हमने यहाँ तक किया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब इसके बाद आप फॉर्मेट में देखो, पहला स्टेप था क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर लिया, ओवरहेड्स को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेकंड स्टेप हो गया, टोटल कर दिया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। थर्ड स्टेप क्या था? सर्विस डिपार्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं, यानी डी और ई के जो ओवरहेड्स हैं, ये वाले अमाउंट, ठीक है? इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में। डी और ई के जो अमाउंट है उसको आपने ए, बी, सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है? अभी इन जर्नल हम देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर मेथड्स देखेंगे। तो बेसिकली फॉर्मेट में हमने क्या लिखा है कि डी, ई के जो आपके ओवरहेड्स हैं, उनको आपने ए, बी, सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये वाला अमाउंट लिखोगे, जो ऊपर का अमाउंट है यहाँ पे डी में का जो टोटल आया है, सेम अमाउंट आप उसको यहाँ पे नेगेटिव में लिख दोगे, क्योंकि आप उसको रिकवर कर रहे हो तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा यहाँ से। इसको जब आप डी के अमाउंट को ए, बी, सी में ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ की वैल्यू तो निल हो गई, तो इसको सेम अमाउंट को आपने नेगेटिव में लिखना है। ठीक है? और फिर जो भी बेसिस क्वेश्चन में बताए होंगे या फिर हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो बेसिस देखे टेबल में, ये वाला अ, या तो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि किस बेसिस पे डिवाइड करना है, नहीं बताया होगा तो ये टेबल है आपके पास। स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट है तो मटेरियल रिक्विजिशन के बेसिस पे, परचेज डिपार्टमेंट है तो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड के बेसिस पे आपने डिवाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है? बहुत सारी क्वेरीज होंगी, मुझे पता चल रहा है कि कुछ समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा। जब तक क्वेश्चन पे ना पहुंच जाए थोड़ा सा होल्ड करके रखो क्वेरीज को, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो डी डी का जो टोटल आया, पहले आप वो सेम अमाउंट नीचे लिखोगे। अब इसको डिवाइड करने के मेथड्स हैं, ठीक है? ये एक जर्नल फॉर्मेट बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे बेसिस, जो भी बेसिस दिया है उस बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया, सर्विस डिपार्टमेंट डी का और सर्विस डिपार्टमेंट ई का, ठीक है? जब आप एग्जाम में करोगे तो फॉर्मेट में आपको ये बॉक्स बना के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा सर्विस डिपार्टमेंट लिखोगे और उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है? नीचे आ गया आपका टोटल, ये फॉर्मेट है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को डिवाइड करोगे, ये वाला जो आपका डी और ई का टोटल आया था, ये अमाउंट और ये अमाउंट, उसको कैसे आप ए बी सी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें डिवाइड करोगे, तो उसके लिए आपके मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मेट है। ध्यान रखना है जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की आएंगी। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।